नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। आज पांचवें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, क्योंकि घड़ी की सुई में 6 बज चुके हैं, यानी मतदान संपन्न हो चुका है। इन सब के बीच जिस तरीके की तस्वीरें आने लगी हैं, वो तस्वीर अपने आप में बता रही है कि लोकतंत्र में जो जनता है वो लोकतंत्र पर भरोसे की लकीर लंबी करती जा रही है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनावों की घोषणा होते ही हमने देखा था कि जो स्थिति बनती थी, खासतौर से कश्मीर में, या तो चुनावी बहिष्कार के पर्चे फेंके जाते थे, आतंकी धमकियां मिलती थी, रक्त रंजित इतिहास होता था। लेकिन आज वही कश्मीर असल में स्वर्ग बनता हुआ नजर आया, क्योंकि आज यहां पर आतंकवाद और अलगाववाद की लकीर को लोकतंत्र पे भरोसे की जो लकीर है उसने लंबा कर दिया है। दूसरी तरफ बंगाल है, जहां पर इस बार ये देखा गया है, या हर बार बंगाल का इतिहास रहा है कि वोटिंग तो अग्रेसिव हुई है, लेकिन हिंसा का दौर भी जारी है। आज महत्वपूर्ण तस्वीरें जो आई उस पर हम चर्चा करें, उससे पहले 5 बजे तक के आंकड़े हमारे बीच आ चुके हैं। आइए जरा वोटिंग परसेंटेज पर एक नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 5 बजे तक कुल जो मतदान है 56.68% मतदान हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 5 बजे तक 55.80%, महाराष्ट्र में 5 बजे तक 48.66%, इसके साथ ही साथ झारखंड में 5 बजे तक 61.90%, और बिहार की अगर बात करें तो 5 बजे तक 52.35% मतदान संपन्न हो चुका है। ये 5 बजे तक के आंकड़े जो हम आपके सामने रख रहे हैं। 5 बजे तक अगर कुल वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो 56.68% है। वही बंगाल, जिसका जिक्र मैं कर रही थी, 5 बजे तक 73% वोटिंग हुई है, तो जम्मू कश्मीर में 5 बजे तक 54.21% वोटिंग हुई है। लद्दाख की भी हम बात करते हैं, यहाँ पर 67.15% वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो आज 5वें चरण में मतदान में उत्साह देखने को मिला है। खासतौर पर जनता, जो अपील की जा रही थी तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि उदासीनता ना हो, वो उदासीनता खत्म होती हुई नजर आई है। वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक के हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब आइए एक बार फिर से जरा मुद्दे पर लौटते हैं। खासतौर से बंगाल और जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे थे, क्योंकि बंगाल में एक तरफ जब से पहला चरण का चुनाव शुरू हुआ है, लगातार हमने देखा है कि यहां पर हिंसा का दौर भी जारी है। वोटिंग परसेंटेज अग्रेसिवली बढ़ा है, अग्रेशन वोटिंग परसेंटेज में ज्यादा रहा है। लेकिन यहां पर इस बार और जो तस्वीर खास देखने को मिली वो ये कि जम्मू कश्मीर की तुलना में बंगाल में सुरक्षा बलों की तैनाती ज्यादा की गई। एक वक्त हुआ करता था जम्मू कश्मीर जहां पर वोट हमेशा आतंक के साए में डाले जाते थे, लेकिन धारा 370 के खात्मे के बाद जो लोग ये कहते हैं कि आखिर क्या बदला, तो उन्हें आज की तस्वीर भी देख लेनी चाहिए, जहां 2 दशक का रिकॉर्ड टूटता हुआ खास तौर पर बारामूला में नजर आता है, जहां पर जो 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज थी वही रिकॉर्ड तोड़ चुका था, अपने पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ चुका था, और अब 5 बजे तक के आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं। दूसरी तरफ बंगाल है, जहां पर वोट परसेंटेज तो बढ़ा है, लेकिन इन सब के बीच हिंसा की जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है। आखिर ये परिस्थिति बन क्यों रही है, और अगर ये परिस्थिति बन रही है तो ये कितनी घातक है बंगाल के लिए और कितनी अच्छी तस्वीर है कश्मीर के लिए, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम आपको आज दिन भर जो 5वें चरण की वोटिंग हुई है उसको खासतौर पर एक ही फिगर में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर आपके सामने, ये 8 विंडो आप जो देख रहे हैं उसमें आप देखिए अलग अलग जगहों पर, पहले तो ये वीआईपी वोटर्स की आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि आज महाराष्ट्र में आखिरी चरण का मतदान था। 13 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अकेले अगर मुंबई की बात की जाए तो 6 लोकसभा क्षेत्र थे जहां पर खासतौर पर मतदान हुआ। बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले। सुबह थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज कम था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वोट परसेंटेज भी बढ़ता गया। वीआईपी चेहरे हैं, बॉलीवुड सितारे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, चाहे शंकर महादेवन हो, रणबीर कपूर हो, इसके अलावा अनन्या पांडे, सनी देओल, अनिल कपूर, हेमा मालिनी, सभी पहुंचे हुए थे। और इसके साथ ही साथ लखनऊ की तस्वीरें भी बेहद खास है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वोट डाला था और खुद वो यहां से कैंडिडेट भी है। ये तमाम तस्वीरें, इसके अलावा भी 8 और तस्वीरें हैं जो जल्दी से जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। आइए वो तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं कि किस तरीके से खास तौर पर जो अलग अलग हिस्से थे वहां पर मतदाताओं में जोश नजर आया है। जोश पूरी तरह से हाई था, और यही वजह रही कि 6 बजते बजते
जो 5 बजते बजते जो आंकड़ा आया है वो ये बता रहा है कि 6 बजे के बाद जो आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए जाएंगे, जो फाइनल आंकड़े होंगे, वो अपने आप में एक अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इन सब के बीच बारामूला की तस्वीर बेहद खास रही है, क्योंकि ये वही बारामूला है जहां पर अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो बीते जो साल रहे हैं, बीते लोकसभा चुनाव रहे हैं, उसमें वोटिंग परसेंटेज उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है जितना आज खास तौर से। और ऐसे समय में यह भी देखने को मिल रहा है कि यहां पर आतंक के साए में वोट हुआ पड़ा करते थे। यहां पर आपको याद होगा कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती थी उसी वक्त से ही चुनाव का बहिष्कार करना या धमकियां देना या फिर हत्याओं का दौर शुरू हो जाता था। लेकिन धारा 370 के खात्मे के बाद यह बदली हुई बयार कही जा सकती है। बारामूला की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो 2019 में जहां 34.89% मत पड़े थे, वहीं 2014 में 39%, 2009 की अगर बात करते हैं तो 41, 2004 में 35। यानी अभी की अगर बात की जाए, आज की बात की जाए, तो बारामूला ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। 54% के लगभग यहां पर वोटिंग हुई है। तो क्या यही है खास बदलाव जिसका जिक्र किया जा रहा था? भाई जरा जल्दी से, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो 4 तस्वीरों में उन्हें भी समेटने की कोशिश करते हैं। कश्मीर क्यों हम कह रहे हैं कि स्वर्ग बन गया है और बंगाल में क्यों अंधेरा छाया है? सबसे पहले आइए, यहां पर हम आपको कश्मीर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। महिलाओं में भारी उत्साह था और मतदाताओं ने जिस तरीके से यहां पर वोट डालते हुए यहां पर उनकी भीड़ नजर आई है। प्रवासियों का मतदान केंद्र भी अलग था, जो खास तौर से कश्मीरी पंडित है, उन्होंने भी यहां पर महत्वपूर्ण आज भूमिका निभाते हुए उत्साह दिखाया है। घर घर से इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए लोग बाहर निकले। 370 हटने के बाद से कश्मीर की ये नई तस्वीर, ये बदले हुए कश्मीर की तस्वीर है। अब कश्मीर की तो सुखद तस्वीर, जिसको हम कह रहे हैं कि स्वर्ग बन गया है वास्तव में कश्मीर, अब वो तो आपने देख ली। लेकिन बंगाल की बात कर लेना भी बेहद जरूरी है। जरा बंगाल की भी उन तस्वीरों को रखिए सामने। बंगाल में क्या हालात रहे हैं? बंगाल में एक तरफ कश्मीर था जहां शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था, दूसरी तरफ बंगाल में सिर्फ अशांति थी। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। कहीं पर अशांति का माहौल इस कदर हावी हुआ कि पोलिंग एजेंट को पीटा गया, मतदाताओं में आपस में झड़प हो जाती है, मतदान काफी देर के लिए रुक जाता है। तो ये तस्वीरें बंगाल के लिए इस 2024 के लोकसभा चुनाव में नई नहीं है। पहले चरण से लेकर आज 5वें चरण तक कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें बंगाल से आती रही हैं। और इन सब के बीच महत्वपूर्ण यह है कि इस बार बंगाल में कश्मीर की तुलना में ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। तो क्या बंगाल की स्थिति अब कश्मीर से भी बदतर हो चली है? बंगाल क्या चुनौती बन चुका है? इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आइए, अब आपको बंगाल का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, इसलिए बंगाल से ही एक खास प्रतिक्रिया है। बयान तीर क्या कहता है बंगाल के विषय में, आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं और फिर चलते हैं आज के अतिथियों के पास। जितने भी अभी तक फेजेस हुए हैं जिसमें वोटिंग हुई है, आज 5वें चरण का हुआ। पिछले 4 चरणों में लगातार कांग्रेस को जो समर्थन मिला है, कहीं ना कहीं मोदी जी उससे बौखला चुके हैं। तृणमूल का एजेंट बोल रहा है, कोई भी परिचय पत्र नहीं है, घुस में ढुक के एकदम अच्छे से बैठ के वो दे रहे हैं सबको, तृणमूल को वोट दो। सब चोर लोगों को बैठाया, कोई परिचय पत्र भी अंदर में है। तो स्थिति परिस्थिति बहुत सवाल खड़े कर रही है। पूरे देश में अब 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 पार का हमने केवल नारा नहीं दिया है, हकीकत में तब्दील होती हुई वो तस्वीर भी नजर आएगी। 4 जून को इसका पता चलेगा। इंडी गठबंधन कह रहा है कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा, इस बार बदल जाएगी सरकार, ना होगा 400 पार। लेकिन इन सब के बीच जो स्थितियां बदली है, जो परिवर्तन आया है, उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। और वो परिवर्तन आया क्यों है, क्या है कारण, ये सब कुछ होगा आज चर्चा में। आइए पैनलिस्ट के पास अब सीधे आपको लिए चलती हूं। स्वागत करते हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रणवीर सिंह पठानिया जी, साथ ही साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी हैं, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अहमद अयाज साहब और वरिष्ठ पत्रकार अनिल गर्ग साहब भी हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। और संजय चक्रवर्ती जी के साथ बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मुद्दा बंगाल से जुड़ा हुआ है और कश्मीर से भी जुड़ा हुआ है। मैं रणवीर जी पहले आपके पास आ जाती हूँ, फिर संजय जी के पास जाती हूँ। रणवीर जी, बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत सारे लोग ये कहते थे ना कि 370 के बाद क्या बदला, आखिर क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुआ। मुझे लगता है कि आज की तस्वीरें उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो ये कहते हैं कि 370 के बाद क्या हुआ।
लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर जिसे स्वर्ग कहा जाता था वो तो स्वर्ग बन रहा है, लेकिन बंगाल की तस्वीर में तब्दीली आ चुकी है। रणवीर जी। सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी, सबसे हाँ जी, पहले मेरे बोलिए। जो जितने भी फेलो पैनलिस्ट हैं सबको सादर प्रणाम, और आपके जितने भी दर्शक डायरेक्टली इस शो को देख रहे हैं उनको भी मेरी ओर से अभिनंदन बहुत बहुत। डायरेक्टली कश्मीर की ओर चले तो एक तरफ बंद और दूसरी तरफ हड़ताल और पोल बाइकॉट और फिर आतंक का भी टेरर। बिल्कुल ठीक एक दिन पहले, पोलिंग से पहले, एक बड़ा कायराना और बड़ा वाहियात पुनः एक इंसिडेंट ऑर्केस्ट्रेट किया गया बॉर्डर पार से, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के सरपंच की हत्या और 2 टूरिस्ट पे भी हमला किया गया। और दूसरी तरफ आप देखें तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी जिनका भी आपने रेफरेंस किया, जिन्होंने कहा धारा 370 जाएगी तो देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, कत्लेआम हो जाएगा, एक अफरा तफरी मच जाएगी जम्मू कश्मीर पे। तो तीसरी तरफ एक नेगेटिविटी का, जिसे देखे पूरे देश भर में एक माहौल बनाने की कोशिश थी कि हम कश्मीर में गलत ट्रैक पे हैं, हम इस तरीके से चल रहे हैं, ऐसे बात बनेगी नहीं। वो सेल्फ स्टाइल स्वयंभू बने जिसे कहते हैं विशेषज्ञ, वो ज्ञान बांटते फिर रहे थे कश्मीर पे। तो मेरा मतलब है ये तीनों कॉर्नर, ये तीनों जो कैंपेन्स थे, इन कैंपेन को आज ये हकीकत सर चढ़ के बोल रही है। कश्मीर के लोगों ने जमहूरियत में अपना यकीन जताया है और आखिरकार जमहूरियत की जीत हुई है, प्रजातंत्र की जीत हुई है, और कश्मीर के लोगों ने अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वोट दिया है। ये इलेक्शन कल वाले एक छिटपुट इंसिडेंट को छोड़ के एक वायलेंस भी नहीं है, बाइकॉट भी नहीं है, वोटर पार्टिसिपेशन भी अपने आप में जिसे कहते हैं ऐतिहासिक है। एक जवाब है, और बड़ा जवाब है। आपने बहुत बिल्कुल बड़ा सही जवाब है, कहा करारा कि जवाब कि है। जो जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, अहमद अयाज साहब, क्योंकि रणबीर जी भी जम्मू से आते हैं और अहमद अयाज साहब भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से ही जुड़े हुए हैं। अयाज साहब, 370 के खात्मे पर बड़े सारा हल्ला हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने मैनिफेस्टो में कह रही हैं कि वो वापस आएंगी तो 370 को वापस उसको बहाल कर दिया जाएगा। क्या जो ये बदली हुई तस्वीर है, इसका मुख्य कारण 370 का खात्मा, आप लोग तो मानते हैं ना, आप समझ में आता है ना कि 370 के खात्मे के बाद क्या हुआ है, क्या बदला है कश्मीर में? सियासी खींचातानी और बयानबाजी को एक तरफ छोड़ के आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये पहली बार नहीं है कि जम्मू अहमद साहब को ऑडियो प्लीज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हाँ जी सर, बोलिए प्लीज। सर सियासी हमें ऑडिबल? जी 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 सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ये सियासी खींचातानी और बयानबाजी को एक तरफ छोड़ के आपको मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में स्टेट असेंबली इलेक्शंस या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस या बाकी छोटे मोटे इलेक्शंस पहली बार नहीं हो। ये 1990 से पहले भी होते थे, और शायद जो आज परसेंटेज हम देख रहे हैं 54% के आसपास जो परसेंटेज हम देख रहे हैं, शायद 90 से पहले इससे ज़्यादा भी होती थी जब 370 इन प्लेस था। तो लिहाजा 370 को इलेक्शंस के साथ या हालात के साथ जोड़ना शायद मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि 370 को एब्रोगेट करने के बाद हालात ठीक हुए, तो फिर मैं ये कहूँगा कि 370 जब प्लेस में था तो 1990 से पहले हालात ठीक थे, और ये जो 370 को एब्रोगेट करने की बात है, ये बीजेपी ने इसलिए नहीं की कि भाई यहाँ के हालात ठीक करने हैं, ये तो इनके एजेंडा में बहुत बहुत पहले से था। सर जब हालात ठीक भी थे तब भी इनके एजेंडे में तो था। हालात कैसे ठीक थे? आप जरा मुझे बताएंगे कि अगर 2004 की बात करते हैं, मेरे पास जो आंकड़े हैं 4 से हैं, 2004 पे 11.93%, 2009 में आ जाते हैं 18.57%, फिर 2014 में चलिए 25.55%, लेकिन 2019 में धीरे धीरे फिर इसमें बढ़ोतरी शुरू हो जाती है और आज की तारीख बदली हुई क्या तस्वीर इसे नहीं मानेंगे। और वहां पर आज जो युवा वोटर्स थे, आपने जरूर सुना होगा, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, डेफिनेटली आपने देखा होगा, जो युवा वहां निकल रहे थे, आपको पता है कि उन्होंने सिर्फ एक बात कही है, उन्होंने एक बात कही कि 370 हटाना सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। हम बदलते हुए कश्मीर को देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कश्मीर भी भारत के दूसरे राज्यों के जैसा ही विकास करे। अभी तक हम बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। अहमद अयाज साहब, देखिए 370 को उठाने के लिए
मुख्तलिफ लोगों की राय हो सकती है, अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जब हम ये कहेंगे कि 370 को उठाने से उसको रिलेट करेंगे कश्मीर के हालात के साथ या यहाँ की डेवलपमेंट के साथ, मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि डेवलपमेंट पहले भी होती थी। नहीं, कौन सा डेवलपमेंट हुआ था सर, यही तो मैंने आपसे पूछा। बाकी के और दो पैनलिस्ट हैं, मैं उनके पास जाऊं जल्दी से जरा, लेकिन आप बता दीजिए क्या डेवलपमेंट हुआ था, बताइए आप जल्दी से। अब वो दूसरी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई दिलचस्पी ना ली हो, चाहे वो दिल्ली सर मुझे अधिकार मिल गया है कि मैं कम से कम कश्मीर में जाकर अपने लिए घर ले सकती हूँ, क्योंकि आपकी धारा 370 ने तो ये अनुमति ही नहीं दी थी कि दूसरे वहां जा सके। एक बदलाव तो हुआ है, सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। नहीं, वो तो मुख्य धारा से आपका कश्मीर जुड़ गया, मुख्य लोगों से जुड़ गया, अपने देश से जुड़ गया, आपको बदलाव नजर नहीं आता। नहीं, आप पठानिया साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए जल्दी से, फिर मैं जाऊंगी संजय चक्रवर्ती जी के पास। अनइंटरप्टेड 1 मिनट चाहूंगा आपसे। पठानिया जी साहब, आप भी और अयाज साहब के साथी जितने भी जो इनके व्यू को एंडोर्स कर, उनको एक बार बता दूं कि एक राष्ट्र में दूसरा राष्ट्र नहीं होता। 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान वाला जो एक्सपेरिमेंट, ये बहुत बड़ा मिसनॉमर था जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने भारत सरकार से और जवाहरलाल नेहरू जी से करवाया। ये मैं भारतीय जनता पार्टी पे बाद में जाऊंगा, लेकिन ये कांग्रेस को और जवाहरलाल नेहरू खुद ही समझ गए थे। शायद 1953 में उनको शेख अब्दुल्ला की सरकार गिरा के उनको जेल में डालना पड़ा। 1963 में वो खुद संसद में बोले कि धारा 370 तकरीबन खत्म है, इसमें सिर्फ शेल रह गया है। नरसिम्हा राव बोले कि ये जानी चाहिए, मोरारजी देसाई बोले कि ये जानी चाहिए। अब आप में इनमें सक्षमता नहीं थी भारत के लीडर्स में। अब एक ऐसी सरकार आई जिसमें सक्षमता भी थी, जिसमें राजनीतिक इच्छा और स्वेच्छा भी थी, और आखिरकार ये कदम सरकार ने अचीव किया है। ये मैंने कहा इच्छा शक्ति, ठीक है सर, मैं इसी पॉइंट को आगे ले जाती हूँ, और इसी इच्छा शक्ति को मैं बंगाल की तरफ लेकर चलती हूँ, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ हम बंगाल पर भी चर्चा कर रहे हैं। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं। संजय चक्रवर्ती जी, आज जब हम लोग ये सोच रहे थे कि इलेक्शन पर डिस्कस किया जाए, तो क्या सिर्फ आंकड़ों पर और सिर्फ वोट परसेंटेज पर डिस्कस किया जाए, या खास तौर पर उन राज्यों की तरफ मुड़कर देखा जाए जहां पर वोट परसेंटेज तो बढ़ा लेकिन हिंसा भी बढ़ गई, और वो हिंसा बंगाल का रक्त रंजित इतिहास राजनीति का रहा है। लेकिन एक परिवर्तन की बात बार बार ममता बनर्जी जब चुनाव तारीखों की घोषणा हुई थी तब से उन्होंने कहा था एक परिवर्तन होगा। ये कैसा परिवर्तन है साहब? संजय चक्रवर्ती जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी, थोड़ा सा ऑडियो प्लीज बढ़ा दीजिए पैनल। बोलिए संजय जी। थोड़ा बोलने दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल संजय जी, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ, मुझे पहली बात तो आपके कैप्शन पे ये एतराज है बहुत ज्यादा कि स्वर्ग और नर्क के रूप में आपने बिल्कुल उसको नर्क साबित कर दिया। तो फिर मणिपुर हालात तो यही है सर, हालात तो यही है। मणिपुर क्या है? नहीं, बंगाल की बात करिए ना आप। बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बंगाल आप बता दीजिए किस वर्ग है। मैं देश है, ये देश का है ना। हाँ, देश का हिस्सा है, तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि देश के हिस्से में ही सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर हिंसा होती है तो फिर इस पर चर्चा होनी चाहिए ना। मैं तो केवल सिर्फ अगर केवल बंगाल की बात है तो मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब कश्मीर की बात हो रही है तो मैं कश्मीर के साथ तो कश्मीर की तस्वीर देखिए ना सर, क्या है, स्वर्ग बन तो गया वहाँ पर। आता हूँ ना, मैं आता हूँ हाँ, कश्मीर भी आऊंगा। ठीक है, बोलिए ठीक है सर, बोलिए। पहले तो ये बताइए कि मणिपुर के हालात क्या है, लद्दाख के हालात क्या है, अरुणाचल प्रदेश के हालात क्या है वहां पे। अच्छा, कश्मीर के में जो है अगर इन्होंने इतना ज्यादा विकास कर दिया तो खुद क्यों चुनाव लड़े? हमेशा तो ये चुनाव लड़ रहे थे, तो इन्होंने खुद क्यों नहीं चुनाव लड़े? इनकी पार्टी तो वहां चुनाव लड़ नहीं रही है। दूसरी बात क्या, धारा 370 हट गया? ये वाकई में हट गया? आप चैलेंज देके कह सकती हैं अगर हट गया तो कितने ऐसे हिंदू ब्राह्मण हैं जिनको वहां पे बसाया गया? अभी आपने कहा कि हम वहां जमीन खरीद सकते हैं, कितने हिंदू वहां पे बसाए गए? हमें बता दीजिए कितने हिंदू वहां जाकर के बसे, कोई आंकड़ा हो तो बता दीजिए। और अगर आंकड़ा नहीं है तो इतना ही बता दीजिए कम से कम वहां पे आज तक जो है 5 साल हो गए राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं उसको जो है हवाले किया जाता है, राज्य सरकार के हवाले किया जाता है?
तो आप केवल और केवल एक तरफा वो हो गया, स्वर्ग हो गया, ये नर्क हो गया, आप इसका मतलब अच्छा, बंगाल स्वर्ग है तो क्यों स्वर्ग है, जरा ये बता दीजिए। आपने कश्मीर पर तो इतनी बड़ी बातें, आपने पूरी प्रतिक्रिया दे दी, आपको मैंने पूरा सुना भी, क्योंकि आपने कहा कि मुझे पूरा सुनिएगा, हम लोगों ने सुन लिया पूरा। अब मुझे बताइए कि बंगाल आपकी नजर में स्वर्ग है या नहीं, या नहीं है? अगर जैसा हम कह रहे हैं कि बंगाल नर्क क्यों है, हमारे पास तस्वीरें हैं, हमारे पास तर्क है, आप बताइए बंगाल स्वर्ग क्यों है? मैं बंगाल मैंने स्वर्ग कहा ही नहीं, मैंने आपको केवल और केवल एग्जाम्पल दिया। अगर बंगाल नरक शब्द हमें बड़े जो हाँ सर, नर्क इसलिए बोलना पड़ रहा है, सुन लीजिए, नर्क क्यों बोलना पड़ रहा है? चुनावी माहौल में सिर्फ और सिर्फ हिंसा होती है, चुनाव में सिर्फ मारपीट नजर आती है, पोलिंग एजेंट को पीट दिया जाता है, सर फूट जाते हैं। इसके अलावा खास तौर पर जम्मू कश्मीर की तुलना में पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बलों की तैनाती ज्यादा करनी पड़ती है। बंगाल में क्यों तैनाती ज्यादा करनी पड़ी साहब इस बार, क्यों करनी पड़ी तैनाती ज्यादा? अच्छा, मान लिया आपकी बातें, मान लिया आपके चुनाव बंगाल में चल रहा है, और उसी दौर में जलपाईगुड़ी में अभी कुछ दिन पहले, पता है ना जलपाईगुड़ी में क्या हुआ है या नहीं पता आपको? जलपाईगुड़ी में क्या हुआ है साहब? सब पता है क्या हुआ है, बताइए, चटना ही बता दीजिए, जलपाईगुड़ी में क्या हुआ है साहब? मैं अभी आ रहा हूँ, पहले तो मुझे बात तो कर लेने दी। आप ही को तो मौका दे रही हूँ मैं, आपकी पूरी बात, आपने कश्मीर पर पूरा निबंध लिख दिया, मैंने सुन लिया, लेकिन बंगाल की चर्चा आई तो आप बंगाल, और भी तो सुनिए, हाँ सुनाइए, चलिए ठीक है, 30 सेकंड्स अनइंटरप्टेड, 30 सेकंड्स अनइंटरप्टेड। पिछले 13 मणिपुर में 13 महीने से कौन सी जो है चुनाव चल रहे हैं, कम टू बंगाल, वहाँ पे कम टू बंगाल, डबल इंजन सरकार, बंगाल पर सर, बंगाल पर सरकार, नहीं, बंगाल पे जवाब दीजिए ना, मणिपुर पे चर्चा थोड़ी कर रही हूँ मैं, जम्मू कश्मीर पर आपने अपनी मन की बात कह ली, अब बंगाल में क्या चल रहा है इस पर भी तो आ जाइए। मैं देश की चर्चा, क्योंकि जो आपका कैप्शन है जो नरक शब्द है, तो मैंने बंगाल के साथ जोड़ा है ना, हमारा कैप्शन बंगाल के साथ जुड़ा है, तो बंगाल में आप बंगाल को डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे? आप दुनिया भर के, आप अलग स्टेट्स की बात करें, आप बंगाल की बात कीजिए ना। 13 महीने के अंदर जो है प्रधानमंत्री वहां जाते तक नहीं है, यहाँ तक उड़ीसा गए थे, उड़ीसा से अरे साहब बंगाल की बात करिए ना, संदेश खाली ले आऊं, शांतिनगर की बात कर लूं? आप, मुझे पता था संदेश खाली की बात करिए, आइए संदेश बंगाल पर आ जाइए सर, बंगाल पर आप मणिपुर और तमाम दूसरे राज्यों पर मत जाइए, आपने जम्मू कश्मीर की बात की, आप बंगाल पर भी आइए, बंगाल में क्या चल रहा है? संदेश खाली का सवाल उठा करके मुझे तो आपने मुद्दा दिया है ना, संदेश खाली में हुआ क्या, अब बताइए। वहां पे जो 3 महिलाएं थी, 2 महिलाओं ने तो अपना केस वापस ले लिया, उन्होंने तो बताया शुभेंदु अधिकारी ने हमको पैसा और जमीन का लालच दे करके जो है हमें भड़काया हुआ था, उन्होंने केस। अब तीसरी महिला है बंगाल में कुछ नहीं हुआ आपकी नजर में, बंगाल स्वर्ग है? आप अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। अनिल गर्ग जी, जल्दी से आपको पैनल में मैं इस डिबेट में लाना चाहती हूँ। देखिए, संजय चक्रवर्ती जी को पूरा सुन लिया, कश्मीर पर उन्होंने खूब मन की बात की, सुन भी लिया, लेकिन जब बंगाल का जिक्र आ रहा है बार बार वो मणिपुर पहुंच जाते हैं। अनिल गर्ग जी, दिक्कत क्या है? संजय चक्रवर्ती जी की दिक्कत समझता हूँ। जब आप बंगाल की बात करेंगे, टीएमसी के शासन की बात करेंगे, टीएमसी शासन में वेस्ट बंगाल कहां से कहां चला गया, इसकी चर्चा करेंगे तो वो नहीं दे पाएंगे उत्तर, तो नेचुरली है उनको इधर उधर जाना ही पड़ेगा। अभी ये संदेश खाली की बात कर रहे थे, आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे ईडी सरकारी टीम जाती है और उसको ही पत्थर मार दिया जाता है, उसको ही मार पीट के भगा दिया जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ किसी राजनीतिक पार्टी के लोग अपनी महिला कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, अपने ऑफिस ले जाते हैं और जब मर्जी होती है तब वापस भेजते हैं? ऐसा कौन सा राज्य है? फिर ये बोलते हैं हमारे राज्य के साथ आपने नरक क्यों जोड़ दिया? मुझे समझ में नहीं आता कि इनके यहाँ जो प्रशासन की स्थिति है, जो गुंडागर्दी है, जहाँ पे सीधा सीधा कटमनी, खुद वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जो कटमनी लिया भैया वापस कर दो, यानी उनको मालूम है कि इनके कार्यकर्ता कटमनी ले रहे, इनके विधायक कटमनी ले रहे, इनके सरकार कटमनी ले रही, मालूम है। और ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे घोषणा की हो? तो आप मुझे बताइए फिर वेस्ट बंगाल को क्या कहें? देखिए, वेस्ट बंगाल की किस्मत ही कुछ खराब है। आजादी से पहले अंग्रेज बंगाल के पीछे थे, उन्होंने वेस्ट और ईस्ट बंगाल में बांट दिया बंगाल को। ठीक है। उसके बाद पहले कांग्रेस, उसके बाद कम्युनिस्ट और अब टीएमसी ने जो वहां पे प्रशासन किया है, शासन किया है, वहां की स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। ठीक है, काउंटर आंसर जल्दी से संजय। वहां पे ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई चीजों की कमी है
कोई आपके नेशनल रिसोर्सेज का मैं वहाँ बिजनेस ठीक नहीं है, होता, काउंटर business ऐसे होता जल्दी तो से मैं वहीं मैं होता रणबीर था। जी के पास जाऊंगी और और मैं रणबीर जी के वापस पास जाऊंगी। श्रीनगर में आता हूँ। लावनी जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। एक सेकंड अनिल जी आऊंगी, मैं मु- कश्मीर पर भी आपकी बात सुनूंगी, लेकिन पहले इस पर काउंटर आंसर जल्दी से संजय जी का। जी मुझे ये भूल गए कि कर्नाटक में प्रज्वल रमन्ना का केस भूल गए लगता है। 3000 वीडियो निकले हैं, 3000, और 3000 वीडियो जो है वो 2-3-4 महीने में नहीं हुए होंगे, जिसमें सालों लगे हैं। जब बीजेपी का शासन था और प्रधानमंत्री जाकर के वहां पे स्पीच दे रहे थे, उनको उनके लिए वोट मांग रहे थे, मोदी जी की मजबूती के लिए बोल रहे थे। कौन सा ऐसा जो है बता दीजिए, पूरे देश के अंदर बता दीजिए, ये पूरा विश्व का मामला है, इससे बड़ा मामला पूरे विश्व में हो नहीं सकता। प्रज्वल रमन्ना को भगाने वाला कौन? आप एक सांसद कैसे इस देश को छोड़ करके भाग गया, किस तरीके से भाग गया, उसको बाकायदा वीजा कैसे मिल गया, इमरजेंसी वीजा कैसे मिल गया। संजय जी ये कहकर ठीक है, इस मुद्दे का तो मैं खंडन करती हूँ। महिलाओं की सुरक्षा की जहां पर भी बात आएगी उसका विरोध किया जाएगा, मैं भी इस मुद्दे पर आपके साथ हूँ। लेकिन क्या ये मुद्दा लाकर बंगाल में महिलाओं के साथ जो हो रहा था, जो हो रहा है, उसको नजरअंदाज कर देंगे? आपने कर्नाटक का जिक्र किया, आपको नेहा हिरामत भी याद होनी चाहिए। क्या किया आपने? उन्हीं की पार्टी, एक पार्टी कांग्रेस पार्टी किया है ना गठबंधन आपने, और उन्होंने क्या किया नेहा के साथ? न्याय के लिए उनके पिता दर दर भटकते रहे, पूछा तक नहीं गया उनको। यह भी एक हकीकत थी। एक छोटा सा ब्रेक मेरे को कहा जा रहा है लेने के लिए, एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ। इसके बाद रणबीर पठानिया जी के पास जाऊंगी, क्योंकि मुद्दा केवल यहाँ पर 2 राज्यों का नहीं है, 2 परसेप्शंस का है। और जब हम परसेप्शन की बात करते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है हमारी राजनीति में, और इसी से ही देश की दशा और दिशा भविष्य के लिए निर्धारित होती है। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है, बने रहिए रण क्षेत्र के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं हम लोकतंत्र पर, लोगों के भरोसे की लकीर लंबी कितनी होनी चाहिए, चर्चा इसी पर हो रही है। कश्मीर में बदली हुई तस्वीर है तो बंगाल में बदली हुई तस्वीर हिंसा से जुड़ती है, और इसी पर सीधे एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हुए यहाँ पर रणबीर पठानिया जी, अब आपको लेकर आ रही हूँ। आप देखिए, हम महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं कि जब हम बंगाल पर आते हैं, बंगाल में हिंसा और राजनीति एक दूसरे के पूरक रहे हैं, लेकिन ये वही बंगाल है जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन बंगाल की संस्कृति में अब हिंसा ये जुड़ चुका है। खास तौर पर आप लोग कह रहे हैं कि इस बार 35 पार होने वाला है। 35 पार के लिए एक बदली हुई तस्वीर यहां से भी आनी जरूरी थी। क्या आपको वो तस्वीर नजर आती है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक वक्त था, एक दौर था, एक समय था जम्मू कश्मीर परिचर्चा में रहता था, लेकिन बंगाल तो जम्मू कश्मीर का भी रिकॉर्ड तोड़ गया। चाहे वो पोल वायलेंस की बात हो, और जो पिछले चरण में पूरे बंगाल में देखने को मिला है, ये सबके लिए, इस देश के लिए, देश के जनमानस के लिए, देश की जनतांत्रिक प्रणाली के और देश के संवैधानिक जिसे कहते हैं समावेश के लिए, सबके लिए शर्म की बात है। और महिलाओं का आप संदेश काली की बात करें, जलपाईगुड़ी की बात करें, या जिस तरीके से शासन और प्रशासन वहां पे चलने की बात कर रही है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की वहां बात चल रही है, मुझे लगता नहीं बंगाल में कोई एक हेल्दी साइन है। बंगाल किसी वक्त पे एक सीट थी पावर की, बंगाल एक सीट थी इंटेलेक्चुअल डेप्थ की, बंगाल एक सीट थी बुद्धिजीवियों की, काम करने वाले लोगों की। लेकिन आज बंगाल का ये जो ब्रांड बन गया है, ये पूरे देश के लिए, पूरे जनमानस के लिए चिंता का विषय है। आपको मैं ये इलेक्शन के वक्त में, ठीक है, एक पॉट शॉट लेना, नीतिगत एक दूसरे को जिसे कहते हैं कम क्रिटिसाइज करना, उनकी बात ना करना, वो तो एक पार्ट रहता है। लेकिन कम से कम हम लोग इन सब से ऊपर उठ के, ये देश है, इस देश का जनतांत्रिक प्रक्रिया है, इस देश का एक चुनावी प्रक्रिया और प्रणाली है, तो हम सब हैं। तो कम से कम एक लक्ष्मण रेखा हम सबके लिए निर्धारित होना जरूरी भी है, और लक्ष्मण मुझे लगता रेखा है समय की निर्धारित मांग होना भी तो है। जरूरी है। लेकिन पठानिया साहब, यहाँ पर आप देखिए ना, मैंने कहा ना कि लोकतंत्र पर भरोसे की जो लकीर है, वो जो लक्ष्मण रेखा है, वो जनता पार कर रही है, क्योंकि अब वो जानती है कि उससे क्या करना है। लेकिन जैसा कि अभी आप संजय चक्रवर्ती जी को सुन रहे थे, उनको इस बात से आपत्ति थी कि बंगाल के आगे नर्क क्यों जोड़ा गया। उनको बंगाल में जो परिस्थिति है, उनको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। वो दूसरे राज्यों से कंपेयर करते हैं, वो मणिपुर ले आते हैं, हर बार कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं से क्या बीजेपी के लिए भी क्या थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। देखिए, मुझे लगता है जैसे देश भर ने, ये जनमानस ने मन बनाया, और मुझे पूर्ण विश्वास है और बड़ी विनम्रता के साथ और बड़े
आत्मविश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगा कि बंगाल में भी जैसे देश बदला है, जैसे जम्मू कश्मीर बदला है, वैसे ही वेस्ट बंगाल भी बदलेगा। वेस्ट बंगाल में भी कमल का फूल खिलेगा और प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो मूल मंत्र है वो बंगाल में भी घर घर, गली गली, कूचा में गूंजेगा। बदले हुए माहौल में बंगाल को बदलना होगा। संजय जी, बदले हुए माहौल में इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। संजय जी, वरना बंगाल के साथ नरक ही लगेगा। मेरे मित्र, इसका बुरा मत माना। ठीक है संजय जी। संजय चक्रवर्ती जी, मुझे लगता है संजय जी अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए संजय जी के पास चलते हैं, थोड़ी देर में शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है। मैं अहमद अयाज साहब आपके पास आ रही हूँ दोबारा, खास तौर पर क्योंकि आप कश्मीर से आ रहे थे इसलिए मैंने कश्मीर से जुड़ा हुआ प्रश्न किया था। आप जोड़ देती हूँ इसको बंगाल से। परिवर्तन की बयार, आपने कहा कि 370 से जोड़कर नहीं देखी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चर्चा 370 की हो रही है। बंगाल में क्या परिवर्तन की बयार आपको नजर आती है? इसी पहली बात तो यह है कि 370 तो बंगाल में है नहीं। मैंने तो जम्मू कश्मीर के विषय में बोला था, बंगाल को लेकर मैं कह रही हूँ, क्या परिवर्तन की बयार वहां पर आपको लगता है? बीजेपी कह रही है 35 पार होगा इस बार। नहीं, देखिए अगर बंगाल की बात करेंगे, नहीं आप बंगाल की बात पूछ रहे हो या मुझे जम्मू कश्मीर की बात? मैं अभी आपसे बंगाल पर आपका एक रिएक्शन चाहती हूँ सर, क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं बंगाल की भी। राइट। देखिए ओवरऑल अगर देखेंगे तो बहुत सारे इश्यूज है कि जहाँ मेरा मानना है कि वो जो 400 पार की बात है वो ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता यह है कि हुकूमत में आने के इनके अच्छे इम्कानात है। तो बंगाल में चूंकि एक ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट रहेगा, वहाँ जो रीजनल लोकल पार्टीज़ हैं उनके साथ उनका कॉन्टेस्ट रहेगा अभी, तो नहीं लगता कि बीजेपी वहाँ ज़्यादा कुछ कर पाएगी, क्योंकि ओवरऑल अगर देखेंगे तो ओवरऑल में ग्राफ कम ही हो रहा है, कोई ज़्यादा नहीं हो रहा है। आपने देखा हो कि जम्मू कश्मीर में भी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ हम ये कह रहे हैं कि 370 से बहुत बड़ी बात हुई जो बीजेपी ने जैसे उसको प्रोजेक्ट किया, तो अभी आप देखो कि वो खुद इस इशू को लेकर भी कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए। तो इसलिए ओवरऑल में यही सूरत हाल है, जो भी मसाइल है, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इसके बावजूद कि उन्होंने अपने वोट बैंक को सेव कर दिया एक दो इशूज़ को लेकर, चाहे वो बाबरी मस्जिद को या को लेकर ये किया सेव किया या सर आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, सिलेक्टिव अप्रोच लेकर जा रहे हैं सर, दोनों तरफ से बातें कीजिए ना। फिर आपने कहा बाबरी मस्जिद को अगर सेट कर दिया है तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, वैसे जैसे लोग हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खासतौर पर मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बात आप नहीं करेंगे? उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं, ये नहीं आप बात करेंगे? नहीं, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि उसको लेकर नहीं, आपने पहले ही बोल दिया ना कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, तो उसके पीछे का जो आधार है आपने सिलेक्टिव अप्रोच के साथ वो आधार बताए, दूसरी तरफ के आधार की भी तो बात होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। अगर आप इसके पीछे मुझे डिटेल मांगना चाहोगे तो मैं अपनी। अच्छा ठीक है, संजय जी की शायद अब ऑडियो ठीक हो गई है। ओके फाइन सर, संजय जी के पास जरा जल्दी से चलती हूँ। संजय जी, रणबीर पठानिया जी ने बोल दिया कि नर्क जोड़ना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि बंगाल की परिस्थिति ऐसी थी। आपने सुना होगा उनकी पूरी बात, काउंटर आंसर जल्दी से दे दीजिए। हाँ देखिए, असल बात क्या है कि मुझे अचानक जो है 2013 के टाइम का मोदी जी के आखिर के भाषण याद आ गया। उन्होंने बड़े अच्छे से, बहुत प्यार से बताया था और बड़ा बोलते हुआ अच्छा, मेरे ख्याल से देश में उससे अच्छा नेता कोई बोलने वाला कोई नहीं है। मैं इसकी तारीफ करता हूँ क्योंकि वो बहुत तेजी से पकड़ लेते, लोगों की नस पकड़ते हैं। तब उन्होंने इस बात को कही थी कि मेरा पश्चिम भारत जो है वो बड़ा मजबूत है, मेरा पूरब भारत जो है बड़ा कमजोर है, मेरा पूरा भारत बस कमजोर है। तो अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने लाला लांच जहाँ दिखाने वाले थे 30 जगह का नाम बदल दिया। हमारे मोदी जी कुछ बोलते नहीं, मिजोरम जाते नहीं, मणिपुर जाते नहीं। क्यों भाई? अब कमजोर नहीं क्या वो? क्या उसके बारे में ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि केवल इल्जाम लगाना चाहिए? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पिछले 10 सालों के अंदर जहां पे भी देश के अंदर कहीं कोई समस्या आके खड़ी हुई हो और मोदी जी ने वहां पे तुरंत रिएक्ट किया हो, कभी नहीं किया।
और अभी कश्मीर के अंदर भी जो है पिछले 5 साल के अंदर 200 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। ये भी आप इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। और 14 अक्टूबर का दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। 14 अक्टूबर के दिन कश्मीर में वॉर चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, वहां पे हमारे सैनिक मारे जा रहे थे और मोदी जी अपना जश्न मना रहे थे दिल्ली के अंदर, जब G20 के ऊपर जो सफलता की जश्न मना रहे थे और एक ट्वीट अनिल नहीं गर्ग साहब। किया। ये सबसे बड़ी समस्या है। अनिल गर्ग साहब, एक बात बताइए लावनी ठीक जी, है। जिस देश का लास्ट कमेंट और इसके बाद प्रधानमंत्री समाप्त करते हैं। दिवाली पर सरहद पे जाके अपने सैनिकों के साथ खड़ा होता हो, उस पर कोई आरोप लगा सकता है कि वो अरे नहीं सर, है? एक जहां पे लाशें बिछ रही हो, दिवाली मनाने, खुशियां मनाने हर आदमी कहीं भी जा सकता है। आपकी बात में लेकिन बोला जब दुख की घड़ी आती है, जिसके घर में दुख की घड़ी होती है, जहाँ पे कोई शहीद होता है, वहां पे अगर कोई ठीक है, मतलब जल्दी से अनिल जी, क्योंकि समाप्त करना होगा, समय की कुछ सीमाएं हैं। जल्दी से 20 सेकंड सर। केंद्रीय मंत्री वहां पे सुरक्षित नहीं था, जो आज आपकी पार्टी में डर के चला गया। राज्यपाल को उसको बचाने के लिए जाना पड़ता है और उस राज्य को आप बोलते हैं, क्यों बोल रहे? ठीक। अब बात करते हैं श्रीनगर की। 10 सेकंड दीजिएगा, मैं अयाज साहब को कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, सॉरी मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है, सो सॉरी, समय की कुछ सीमाएं हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर देखिए, आज मुद्दा हमने क्यों बिहार और बंगाल रखा, हमने दो तस्वीरें साफ तौर पे देखी। एक तरफ हम कश्मीर को देख रहे हैं, 370 के खात्मे के बाद लोग कह रहे हैं कि ऐसा इससे जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन दिखाई देता है। बंगाल में परिवर्तन की बात कही जाती है, लेकिन हिंसा का दौर लगातार जारी रहता है। और ऐसी परिस्थिति में ये क्यों ना कहा जाए क्या कि कश्मीर की राह पे अगर बंगाल चल पड़ा है, तो बंगाल में ये जो परिवर्तन है वो लोकतंत्र को कमजोर तो नहीं करने वाला है, या फिर लोकतंत्र को मजबूत करेगा। ये सब कुछ अब ईवीएम में कैद हो रहा है धीरे धीरे। 4 जून का इंतजार करते हैं, पूरी तस्वीर उस दिन ज्यादा साफ होगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।